हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो आज के दिन एग्जाम हुआ उसकी कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पेपर के बारे में। देखिए, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तीनों शिफ्ट में पहले समझ लेते हैं किस किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, है ना। उसके बाद आपको सवालों का लेवल दिखाते हैं, किस लेवल के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ताकि जितने भी बच्चों का आगे अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, अपकमिंग डेज में एग्जाम होने वाला है, उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, इन वन वर्ड पेपर इजी आ रहा है। हर साल जैसा पेपर आता है पेपर वैसा ही है, कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आइए बेटा डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, तीनों शिफ्ट को एक साथ देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। ठीक है, कैशलेट डीआई नहीं था फर्स्ट शिफ्ट की। दोस्तों, अगर बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 12 to 15 क्वेश्चन थे, अप्रोक्स 15 सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी थे, और सेकंड में भी 15 सवाल देखने को मिले हैं, और थर्ड में भी 15 क्वेश्चन तक देखने को मिले हैं। और ये आगे अपकमिंग शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है उनको भी सेम देखने को मिलने वाला है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज के 5 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन। बट पहली शिफ्ट में जो नंबर पूछे गए नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे वो मिसिंग नंबर सीरीज था। फर्स्ट शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज, MNS का मतलब मिसिंग नंबर सीरीज। सेकंड शिफ्ट में आप लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया है, और थर्ड शिफ्ट में वापस से मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की, डीआई की। तो डीआई आपको पहली शिफ्ट में भी 2 डीआई देखने को मिले थे, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में भी 10 क्वेश्चन देखने को मिले, थर्ड शिफ्ट में भी 10 क्वेश्चन देखने को मिले। डुएबल थे, बट बेटा एक चीज ध्यान रखनी थी हम लोगों को कि डीआई में कुछ सवाल ऐसे थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, जिसको हम लोग स्किप कर सकते थे। एंड रिमेनिंग जो पार्ट था वो अर्थमेटिक का था। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में तीनों ही शिफ्ट में हम लोगों को जो अर्थमेटिक के सवाल देखने को मिले हैं वो था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसलिए मैं बता रहा हूं सबसे पहले क्योंकि इसके ज्यादातर सवाल पूछे नहीं जाते, बट तीनों ही शिफ्ट में हम लोगों को मेंसुरेशन के सवाल देखने को मिले। एक शिफ्ट में रेक्टेंगल का सवाल था, 2 शिफ्ट में आपके राइट एंगल के सवाल पूछे गए थे, राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, मेंसुरेशन के बाद बात की जाए तो परसेंटेज का सवाल, रेशियो एंड प्रपोर्शन का सवाल पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल, टाइम एंड वर्क का एक सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा था। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो पार्टनरशिप एंड प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये वो टॉपिक है बेटा जहां से हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, पार्टनरशिप एजेस। ठीक है, जैसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पहली शिफ्ट में था, दूसरी शिफ्ट में नहीं था, तीसरी शिफ्ट में था, बट ये वो टॉपिक है जो हर एक शिफ्ट में आ रहा है। मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा आर एंड पी कैसे हो गया, पी एंड एल है ये। अच्छा, रेशियो एंड प्रपोर्शन था। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एजेस, इन चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए बेटा, पेपर का लेवल एकदम इजी और आसान था। ठीक है, अगर आपने मेहनत किया है तो आपका अटेम्प्ट 35 तक आसानी से जा सकता है। मेरी स्टूडेंट से बात हुई, वो बोल रहे कि सर हमने 40 आउट ऑफ 40 भी अटेम्प्ट किए कुछ बच्चों ने। अब एक चीज है, देखो बेटा, अपने आप पे ना प्रेशर मत बना लेना कि हमको 40 बना कर आना है। अगर आपने 30 भी अच्छे से अटेम्प्ट कर दिए, 30 प्लस भी अगर आपका अटेम्प्ट होता है विथ 100% एक्यूरेसी, आपके बहुत अच्छे चांस है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी जो 30 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, रीजन फंस गए किसी सवाल में। तो आपको किसी भी सवाल में फंसना नहीं है। अगर आपको लग रहा है आंसर नहीं आता है, स्किप करके आगे बढ़ना होगा। और 30 प्लस, देखो 40 में से 30 सवाल वो भी अर्थमेटिक में 20 मिनट में करना पॉसिबल नहीं है, बट पेपर का लेवल इतना इजी है ना बेटा। मतलब यहाँ पर ये मान लो कि ये 15 नंबर जो है ना, ये तो आपके आराम से 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाते हैं, 3 to 4 मिनट के अंदर, बस किसी सवाल में आप फंस ना जाओ। तो 3 से 4 मिनट के अंदर अगर आपके 15 सवाल बन जाते हैं तो आपके पास पूरा, मतलब 5 मिनट लेते चलो, तो 15 मिनट का टाइम पूरा बच रहा है। और 15 मिनट में अब आप लोगों को जो सवाल करने हैं वो 20 सवाल करने हैं, जो कि पॉसिबल है। आपका अटेम्प्ट 35 हो जाएगा। ठीक है, बस यार एक छोटी सी बात है, जैसे डीआई में मैंने आपको बताया ना, डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे, मॉडरेट होंगे। आप अगर उन सवालों को स्किप कर देते हैं, अर्थमेटिक में 1-2 सवाल ऐसा हो सकता है, लेंथी तो नहीं बोलेंगे, कैलकुलेटिव भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो और उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस सवाल को आप स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने ना एक स्टूडेंट से बात किया था, आज थर्ड शिफ्ट का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, वो बच्चे बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आया, उसने 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, बट टाइम एंड वर्क का वो जो सवाल बता रहा था कि सर एक बफेलो वाला और एक बफेलो थे और कुछ जानवर थे, वो है ना टाइम एंड वर्क से सवाल पूछा गया था, उनके अकॉर्डिंग वो सवाल कैलकुलेटिव था, डिफिकल्ट था, बट जब मैंने बाद में स्टूडेंट से क्रॉस वेरीफाई किया तो इतना ईजी सवाल था, आप सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये सवाल तो डुएबल था, है ना। अब वो बच्चा अगर 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट कर रहा है मतलब वो भी स्मार्ट था, बस सर फंस गए वहां पर, है ना। तो बस आप लोग अगर किसी सवाल में फंसते हो तो वहां पर आपको अपना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन का कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मेमोरी बेस्ड पेपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ये स्कैन कर सकते हैं या नाम से भी सर्च कर लेंगे क्वांट्स बाय सुमित सर, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पर इस सेशन का कंप्लीट पीडीएफ विथ अनोटेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहले हम लोग अर्थमेटिक का लेवल देखते हैं, अर्थमेटिक कैसा आ रहा है। जैसे ये सवाल आपके सामने है, सिंपल दे रखा है, सवाल में दिया गया है मोहन एंड सीता बोरो 2000 एंड 2200 रिस्पेक्टिवली एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए लिया। इफ सीता पेड 25 मोर देन मोहन, अब देखो सीता ने ज्यादा पैसा उधार लिया है तो सीता को इंटरेस्ट भी ज्यादा देना था, आपको बस ये बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो सर सीता का इंटरेस्ट ज्यादा है तो पहले सीता को रख देते हैं और फिर मोहन को रख देते हैं। अब सीता का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2200 रुपए पर, कितने साल के लिए दिया है सर, 5 साल के लिए दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ले लेते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रखा है तो सर यहां पर बोल देंगे मोहन ने लिया 2000 रुपए और ये भी कितना है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 ईयर के लिए अपॉन कितना हो जाएगा 100, और ये डिफरेंस आपको दे रखा है 25 रुपीज, कितना दे रखा है 25 दे रखा है। सर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22 5 जा 110 आर माइनस 100 आर इज इक्वल टू 25। तो सर यहां से अगर हम देखते हैं 100 मतलब 10 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, जीरो हटाया 2.5, आपका रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा 2.5%। ठीक है, हालांकि इस सवाल को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप देखकर डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि सर देखिए सीधी सी बात है 5 साल का 2200 है मतलब रेट से 100 कैंसिल करो, 22 5 जा 110 आर डायरेक्ट लिखो, और क्या है सर ये 2000 है, 2000 में 2 जीरो हटा दो 20, 20 में 5 का मल्टीप्लाई किया 100 आर। सर इन दोनों का डिफरेंस 25 दे रखा है, आर का वैल्यू निकालो, सवाल खत्म। तो एक लाइन में सवाल बनाया जा सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल अर्थमेटिक का ये रहा। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, सवाल में ये बोला गया है अ 640 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 160 सेकेंड मोर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म twice of its length than it take to cross a pole at the rate at the same time same speed, sorry, what is the speed of train in meter per second, स्पीड बताने हैं। आप सभी जानते हो सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट एक बार वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा और एक बार पोल को क्रॉस करेगा। अब अगर मैं ट्रेन का जो लेंथ है वो एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, कितना एज्यूम क्यों करेंगे 640 मीटर लॉन्ग ट्रेन है सर, तो पोल को जब क्रॉस करेगी ट्रेन तो खुद का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। takes 160 सेकेंड मोर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। अच्छा टाइम का डिफरेंस दे रखा है, टाइम दे रखा होता तो फिर तो मजे ही थे। चलिए इसको इस तरीके से करते सर, टाइम दोनों का निकाल देते हैं कि जब ट्रेन अगर 640 मीटर की, ये प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा सर इसका डबल, 640 का डबल कितना हो जाएगा 1280, ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा 640, 640 ट्रेन का लेंथ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है 1280 है। अब यहां पर बोला गया है कि जब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 160 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू पोल। अब मेरे को एक बात बता दो बेटा, सिंपल डायरेक्ट करते हैं हम लोग सवाल को, इसको 160 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, इसको 160 सेकंड ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि सर ये 640 मीटर ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ट्रेन अगर 640 मीटर ट्रेवल करती है तो उसको अगर 160 सेकंड ज्यादा लग रहा है, मतलब ये 640 मीटर कवर करने में उसको 160 सेकंड का टाइम लग रहा है। जी सर। अब अगर मैं ये 0 से 0 हटा देता हूँ, 16 से कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या मेरा स्पीड 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नन ऑफ दिस सवाल का आंसर हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? एकदम डायरेक्टली विदाउट एनी इक्वेशन, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना है।
फिर से एक बार समझते करना क्या था। 640 मीटर लंबी ट्रेन थी, उसको 160 सेकंड ज्यादा लगते जब वो ट्वाइस ऑफ प्लेटफॉर्म लेंथ जो है उसको क्रॉस कर रही है एज कंपेयर टू पोल। मतलब सर पोल को जब क्रॉस करती है, जब ट्रेन खुद का डिस्टेंस कवर करती है 640, जबकि ट्वाइस ऑफ प्लेटफॉर्म, ट्वाइस और एक सेकंड 8 मीटर पर सेकंड होगा बेटा इसका आंसर है। प्लेटफॉर्म का लेंथ भाई डबल था, है ना। तो सर यहां पर वो क्रॉस करेगी 1280 प्लस 640, खुद का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। मतलब खुद का डिस्टेंस क्रॉस करने में यहां पर अगर टी टाइम लग रहा है तो यहां भी बेटा टी टाइम लगेगा जी सर। यहां पर उसको 1280 मीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है जिसकी वजह से 160 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां पर बेटा आप लोगों को ना 1280 डिवाइड बाय 160 करना था और आपका जो आंसर बन रहा था 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने डायरेक्टली डबल कर दिया था क्योंकि मैंने 640 बट्टा निकाल दिया था, जबकि वो होना चाहिए था 1280। आपका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड आ जाता है। आगे मूव करते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सिंपल सा प्रॉब्लम ऑन एजेस का हर एक शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिला है, जैसे ये देखिए दे रहा 3 years ago द रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1। ए एंड बी का कब का रेशियो दे रखा है? 3 और 1 का। कब? 3 साल पहले, 3 years ago। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट की बात करते हो तो बी जो है 37 1/2% और प्रेजेंट एज ऑफ ए 37 1/2 का वैल्यू कितना होता है? 37.5% का वैल्यू 3/8 होता है। मतलब अगर ए 8 साल का होगा तो ये 3 साल का होगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। प्रेजेंट में इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है सर। रेशियो बैलेंस कर दे, मतलब ये वाला डिफरेंस और ये डिफरेंस आपको इक्वल नहीं दिख रहा है। 3 में से 1 गया 2, 8 में से 3 गया 5। सर ये 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करते, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करते, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। 15 और 5, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे 16 और 6, डिफरेंस 1 यूनिट का आएगा और 1 यूनिट इक्वल टू 2 ईयर हो जाएगा। कितना? 2 या 3 साल हो जाएगा सर, 3 ईयर हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 साल हो जाता है, ठीक है, तो डिफरेंस यहां पर निकालोगे तब भी 10 यूनिट होगा, यहां पर निकालोगे तब भी 10 यूनिट होगा, और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 साल का डिफरेंस होगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। आज से 3 साल पहले डिफरेंस निकालोगे तो भी उतना ही होगा जितना प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट का डिफरेंस निकालो, 3 साल पहले का डिफरेंस निकालो, 10 साल बाद का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जी सर। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। इतना आसान अर्थमेटिक है यार। अब ये सवाल को देखो क्या बोल रहा है। नॉर्मल स्पीड ऑफ स्कूटर ड्रिवन बाय स्नेहा कवर अ डिस्टेंस इन 8 आवर व्हेन द स्पीड ऑफ स्कूटर इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर द सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 6 आवर्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होने वाली है फटाफट बताएंगे। कौन बताएगा इस सवाल का सही आंसर? सबसे फास्ट, सबसे तेज। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, डी डिस्टेंस एज्यूम कर लो। तो पहले ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा था, बाद में भी डी डिस्टेंस कवर कर रहा था। पहले जो टाइम लग रहा था सर, पहले उसको 8 घंटे लग रहे थे और बाद में 6 घंटे लग रहे थे। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। तो सर ये d/6 जो स्पीड होगा ये ज़्यादा होगा। d/6 में से अगर आप d/8 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस इक्वेशन को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4 में से 3 जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 240। बट जो क्रांतिकारी बच्चे डेली क्लास अटेंड किए ना, वो ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे सर? वो डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इस सवाल में डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड जो होता है टाइम का इन्वर्स होता है। अरे बोलो होता है नहीं होता है? होता है जी सर। तो इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो हमको पता है कि ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम का जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा कितने का? 8 और 6, मतलब टाइम का रेशियो 4 और 3 का बनेगा। तो टाइम का रेशियो अगर 4 और 3 का बनेगा तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। स्पीड का डिफरेंस 1 यूनिट, सवाल के अकॉर्डिंग 10। ओरिजिनल स्पीड 30 का रहा होगा, 30 किलोमीटर पर आवर्स, और नया वाला स्पीड 40 का रहा होगा। अब सर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हमारी जो स्कूटर है वो चली है कितने घंटे? 8 घंटे। तो 8 में 3 का मल्टीप्लाई 240 आपका आंसर। आप ऐसे करो तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि रेशियो मेथड ज़्यादा इजी हो जाता है। दोस्तों एक और सवाल मैं आप लोगों को ना इसका बता देता हूँ। प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्या था, ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में एजेस का जो सवाल था वो ऐसा था कि एक लड़की थी भोली सी जिसका नाम था किरण। उसका जो एज दे रखा है, किरण का एज दे रखा है 15 ईयर,
15 साल की थी, ठीक है। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस, रेशियो बिटवीन किरण एंड साक्षी, साक्षी एंड किरण का जो रेशियो दे रखा था वो आपको दे रखा था 4:15, ये दे रखा है 5 साल बाद का रेशियो। आपसे आगे बोला गया था फाइंड द एज ऑफ साक्षी 3 ईयर्स एगो, साक्षी 3 साल पहले कितने की होगी, ये सवाल है। देखो कितना लड्डू सा सवाल है, लड्डू नहीं लप्पू सा सवाल है ये। किरण का एज कितना है सर, 15 साल है, 5 साल बाद 20 साल की होगी, तो 4 का वैल्यू अगर 20 साल हो जाएगा बेटा, तो इधर 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 75 ईयर इज द एज ऑफ साक्षी। साक्षी का एज 75 हो जाएगा, जी हाँ सर। और उसने पूछा 3 साल पहले साक्षी कितने की है, 72 की, बात खत्म, पैसा हजम, मजे ही मजे। तो ये प्रॉब्लम है जिसका। एक और सवाल ये था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, एकदम सिंपल था, आपको उड़ा देना था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक। द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है। अच्छा इसका एरिया कोई बताना जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड इसकी जो हाइट होती है वो √3/2 इंटू ए होती है। अब सर हाइट हमको दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है बेटा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 18/√3, या आप चाहो तो ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 6√3 हो जाएगा। सर ये 6√3 कैसे आया, 18 को लिख दिया 6 इंटू 3, और 3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, √3 ने √3 को बर्बाद कर दिया, ए का वैल्यू 6√3 हो गया। 6√3 इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18√3 इज द पेरीमीटर हो जाएगा। भाई तीनों का सम करोगे ना, 6√3 6√3 6√3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 18√3 मिल जाएगा। एक और सवाल जो मेंसुरेशन का पूछा गया था, एक तो बेटा रेक्टेंगल का पूछा गया था, रेक्टेंगल में आपको पेरीमीटर दे रखा था, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा था, एरिया निकालना था, एकदम सिंपल लप्पू सा सवाल था। रेक्टेंगल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल से एक और जो सवाल था वो ये था, द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बना देते, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। और इसके बाद बोला इफ द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट का रेशियो दे रखा है, बताओ इतना आसान कोई सवाल पूछता है क्या। बेस और हाइट इसी से तो एरिया मिलता है, और इसका रेशियो आपको दे रखा है 3:4, आपको हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी ये निकालना है। तो आप बोलेंगे सर देखो ऐसा है कि अगर बेस ए ले लेते हैं, इसको भी ए ले लेते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जी हाँ सर, 2 से कैंसिल किया, 2 हो गया, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 16 हो जाएगा, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस होगा, मतलब माइनस तो नहीं हो सकता, प्लस ही होगा, और ये 4 को अगर यहाँ पुट कर दोगे तो 4 चौक 16, 16 इस सवाल का आंसर आ रहा था, 16 इस सवाल का आंसर था, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल का था। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो आपको बचपन से पता होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल देखते हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल ये रहा, सीता एंड गीता कैन डू अ वर्क इन 30 एंड 50 डेज। सीता किसी काम को 30 दिनों में करती है, गीता इसी काम को करती है तो 50 दिनों में कंप्लीट कर देती है। सीता स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। एलसीएम ले लेंगे बेटा, पहले 150 हो जाएगा, 5 और ये 3 इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब सवाल में ये बोला गया सीता ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद छोड़कर चली गई, 15 यूनिट काम हो चुका है और ये छोड़कर चली गई है। सर 150 में से 15 यूनिट काम हो चुका है, मतलब 135 यूनिट काम रिमेनिंग है, लेफ्ट है। और ये जो बचा हुआ 135 यूनिट काम है, ये गीता ने अपने हाथों में ले लिया और 3 की एफिशिएंसी से करना शुरू कर दिया, 3 चौक 12, 45 दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में ये पूछा नहीं कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा, सवाल में ये पूछा गया है हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीट। टोटल वर्क कंप्लीट होने का मतलब 3 दिन पहले जो सीता ने काम किया और उसके बाद गीता ने 45 दिन, दोनों को मिलाएंगे तो 48 डेज में काम खत्म होगा। 48 डेज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क का कौन सा था, इंस्टाग्राम पर एक बच्ची ने सेंड किया था, एक सेकेंड बता देते। देखो सवाल कुछ ऐसा था, इसको क्या हो गया, चल जा भाई साहब।
हिंदी में भेजा है, ठीक है, हिंदी में ही लेते हैं हम लोग। सवाल ऐसा है कि सर 5 बेल थी, नहीं बेल है बेल का स्पेलिंग लिखा है, ठीक है। बेल किसी काम को 50 दिनों में करती है, 50 डेज में। और कौन था? भैंस थी, बफेलो को भैंस लिखा था। तो भैंस किसी काम को कंप्लीट करती है कितने दिनों में? कहाँ गया यार? 45 दिन में खत्म कर सकती है। तो सवाल ये बन रहा था कि 5 बेल और कितनी भैंस है? 3 भैंस इस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकती है? कितने दिनों में खत्म करेंगे? ये वो सवाल था जो स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 जो अटेम्प्ट करके आया था, उसने ये सवाल में थोड़ा रिस्क लिया। मतलब 79 अटेम्प्ट बहुत अच्छे थे, बट एक सवाल देखो हो जाता है कभी कभी ना। तो दिक्कत क्या थी पता है? अभी तक हम लोग जो टाइम एंड वर्क के सवाल देखे थे उसमें इंसान काम करते थे, इस बार जानवर आ गया तो जानवर को देख के शायद थोड़ा सा डर गए होंगे। सवाल वैसे ही, बेल की जगह आप किसी और का नाम ले लेते हैं, ठीक है, जिसको देखकर आपको बेल की याद आती हो। भैंस को देखकर तो भैया याद आती ही होगी किसी ना किसी की, बस वो लिख लेते, काम खत्म हो जाता। तो 45 और 50 का एलसीएम लिया, 450 हो गया। 450 को डिवाइड करना था, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब ये बताओ कि आपको काम किससे करवाना? 5 बेल है तो बेल का कितना एफिशिएंसी? 9, 9 पंजे 45 का एफिशिएंसी इसका हो जाएगा। भैंस का एफिशिएंसी कितने का? 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 30 का एफिशिएंसी इसका हो जाएगा। इस तरीके से टोटल एफिशिएंसी 75 हो जाएगा। और 75 की एफिशिएंसी से अगर 450 यूनिट काम करना है तो 30 हो जाएगा, 15 पंजे और 5 से कैंसिल गया, 6 दिन। 6 दिन में काम जो है वो खत्म हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 6 डेज हो जाएगा। 6 दिन इस सवाल का एकदम सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेशियो प्राइस ऑफ बेड एंड टेबल 9:7। एवरेज प्राइस ऑफ 2 बेड एंड अ टेबल इज 6000। 2 बेड एंड टेबल का एवरेज प्राइस दे रखा है, टोटल प्राइस ऑफ बेड अ टेबल दे देता था। तो रेशियो दे रखा है सर, रेशियो का मतलब टेबल का, बेड का प्राइस अगर 9A है तो टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा? 7A हो जाएगा। द एवरेज प्राइस ऑफ 2 बेड, बेड कितने लेने हैं? 2 बेड, 2 बेड का प्राइस कितना होगा? 18 है। इसका एवरेज किसके साथ? एंड अ टेबल, टेबल कितनी है? 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? इसका आपको एवरेज दे रखा है। आई थिंक ये सवाल एकदम परफेक्ट था। एक सेकेंड देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ बेड एंड टेबल, बेड का प्राइस 9 है और 7 है। द एवरेज प्राइस ऑफ 2 बेड्स, 2 बेड्स का प्राइस 18 है हो जाएगा, ठीक है। एंड अ टेबल इज 60,000। एंड अ टेबल मतलब टेबल का प्राइस 7 हो जाएगा। इसका अगर एवरेज निकालते बेटा तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? अगर ये टोटल 3 आर्टिकल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 7 25A डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको? 60,000 दे रखा है, 60,000 दे रखा है। तो यहां से A का वैल्यू निकालते, 25 दूना 50 हो जाएगा, बचेगा कितना? 10, 2400। और 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7200 हो जाएगा। 7200 इज द प्राइस ऑफ ए। जी हाँ सर, आपसे क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ द प्राइस ऑफ टेबल एंड बेड। इन दोनों का सम बन रहा है कितना? 16, 16 में 7200 का आपको मल्टीप्लाई करना था। 16 दूना 32 का 2, केरिया है 3, ठीक है। और 7 6 42, बचेगा 4, 112 और 3 115। तो सर इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1,15,200। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, ये वाला बेटा इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल आए थे और यहाँ पर भी देखने को मिले, जो कि नंबर सिस्टम से है। और यहाँ से एक हिंट मिलती है कि अगर प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो मेंस में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल क्या है? 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर। पहला नंबर का 2/3, 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर, मतलब ए और बी, फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो 3 और 2 का है। बात खत्म, पैसा हजम। इफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 24% ऑफ 200, 200 का 24% 48 होता है क्या? जी हाँ सर। तो 48 दे रखा है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 या 72 हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर? 7 4 11 और 1 12, 120 आपका आंसर। इतना इजी सवाल था, ये लप्पू सा सवाल था, ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल दे रखा था कि सर 2 नंबर दे रखे थे, उसका सम दे रखा था। पहला नंबर का आधा दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है तो बताओ नंबर कितने होंगे। 2 इक्वेशन बना के सिंपली ये सवाल बना सकते हैं, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते बेटा, सिंप्लीफिकेशन का क्या ही कहना है। मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो बच्चों ने सवाल बताए थे
उससे थोड़ा सा लेवल मैंने अप कर दिया है, मतलब थोड़ा मॉडिफाई किया है। सवाल यार इतने सिंपल थे कि क्लास में कराने में थोड़ी शर्म आ रही थी। अब बताओ 16 का स्क्वायर पूछ दिया डायरेक्ट, 256 कौन नहीं बता सकता था, ठीक है। बट कुछ सवाल ऐसे भी थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, तो उस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया। जैसे ये सवाल की बात की जाए, ये अप लेवल है बेटा, ठीक है। तो ये लेवल अगर आप है तो सोच लो कितना इजी आ रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 240, 15 चौक 60, 6 30 और 360 और 18 दूना 36। 360 में 360 को ऐड किया, 720, 720 240 में ऐड कर दिया, तो 7 और 2 9, 960 इस सवाल का आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगेन आपको ये वाला तो वही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताना है। सर 23 से कैंसिल किया 3, 12 तिया 36, 36 में 16 को ऐड किया, कितना हो जाएगा 42। 42 इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। 23 तिया 69 हो गया, 12 तिया 36 और 16, 36 और 16 52 हो गया ना, 6 12 52 हो जाएगा। 52 इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते जाओ, बस सवाल देखना है, आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है। सर एक्स स्क्वायर इंटू 15/60 का होल स्क्वायर कर देते हैं सर, इज इक्वल टू कितना कर देते हैं 16 कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर ऐसा कर दे क्या हम लोग x/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 4 चौक 16 आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना बन जाएगा, अभी 16 आंसर क्यों नहीं है, एक बार चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर 15 स्क्वायर डिवाइड बाई 60, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो इसको मैंने अगर ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, x इंटू 15 डिवाइड बाई 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, 15 से कैंसिल किया 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, इस स्क्वायर को अगर इधर लेगा तो रूट बन जाएगा, x/4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 16 ही तो आ रहा है शायद। ऑप्शन पिछले ऑप्शन क्या गए क्या, हाँ सर पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रख दिए, ऑप्शंस गलत है बेटा, 16 ही हमारा आंसर है। मैं डर गया, मैंने बोला कि ऑप्शन में ऐसा क्या हो गया है, तो ये ऑप्शन में ना जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस सवाल का आंसर 16 ही था। अगला सवाल अगर देखा जाए तो 153 था, 153 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1331 का। बेटा प्राइम नंबर की टेबल अगर पता है तो सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 121 में 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 एकम 9 10, 1089 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर आपको बताना है कितना हो जाएगा। पहले बोडमास रूल के अकॉर्डिंग सर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो करो ना, कितना होगा यहाँ पर। सर यहाँ पर 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 गया 11, ठीक है। और 16 ऑफ ये कितना हो जाएगा 16 ऑफ -2 मतलब माइनस का 32, -32 में +11 करेंगे मतलब 32 में से 11 को माइनस कर देना है। 21 बट नेगेटिव होगा। अब सर ये नेगेटिव होना चाहिए था, बट बाहर भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव 21 हो जाएगा, +21 हो गया, ठीक है। ये तो आप कैंसिल कर चुके होंगे, 4 हो जाएगा। तो 21 और 4 25 में से 12 माइनस करना था आप लोगों को। 21 और 12 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 33 में से 4 माइनस किया 29 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखो यूनिट प्लेस से कर सकते हैं सवाल को, बट मैंने मना किया था मत करना, क्योंकि ऑप्शंस नहीं दिखते एग्जाम में। आपको केवल शुरू के 2 ऑप्शन दिखेंगे, बाकी के 3 ऑप्शन आपके सामने नहीं होते हैं, उसके लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। तो बेटर है सर कि हम लोग सवाल को बनाएं पूरा कैलकुलेशन के साथ। 304 है, उसमें 44 ऐड करना है, 6 दूना 12 का 2 केरिया है 1, 152 ऐड कर दिया, 0 5 4 9 10 का 0, 3 4 और 1 5, 500 इस सवाल का सही उत्तर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा। 300 ये है, 300 में इसको ऐड कर दिया 430, 430 में 100 ऐड कर दिया 530। मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो ओरली करते, जैसे ये सवाल था ओरली करने लायक था, ओरली आप लोगों को बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपको निकालना है 20% ऑफ 36, 40% ऑफ 60, दोनों का एडिशन करना है। तो सर यहाँ पर अगर देखो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो इसको 5 से डिवाइड करो। ये 2/5 होता है, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर दो। जी सर, 5 से कैंसिल करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 7.2 आ जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया 24 हो जाएगा, और 24 में 7 को अगर ऐड कर दोगे तो 31.2 आपका आंसर हो जाएगा। ये अपना अपना तरीका होता है, किस तरीके से आप करना चाहते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस किया है बस वैसे आपको इस सवाल को बना देना था। अगला सवाल देखते हैं बेटा, ये क्या दिख रहा है 12, 12 में 4 गया 16, 16 में स्क्वायर रूट किया 6, सॉरी 4, 4 और ये 8 + 4, 8 और 8 16 इस सवाल का सही आंसर होगा। और सर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि सर्ट्स का क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, सवाल को शर्म आ रही होगी आपके सामने आने में,
ठीक है, छुप छुप के आ रहा होगा। 6 दूना 12 बचेगा 4, 8 हो जाएगा। 28 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 140 और 9 में 7 63। 10 में से 3 माइनस करोगे 7 और 13 में से 6 गया फिर भी 7 बचेगा। 77 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? फास्ट आप लोगों को ट्राई करना है एक बार। चलिए क्या हो जाएगा, 15 में से x माइनस किया तो 15 ही बचेगा, 30 हो जाएगा और 30 में से 30 गया तो उससे 0 हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क तो पूछा है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, एक चीज बताए, बोलो क्या? आप बोलेंगे सर ये 60 इस 60 को बर्बाद कर दे तो अच्छा रहेगा, कर दो बर्बाद, ठीक है। और ये पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बचेगा कितना 30 माइनस 45 माइनस 15 माइनस एक्स। कितना प्यारा सवाल है ना। इसको उधर ले जाते हैं और 30 को इधर रहने देते हैं। 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 15 माइनस एक्स। ठीक है सर, ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 45, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 45 में से 15 गया 30 और ये प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। x हो जाएगा तो सर x का वैल्यू जो होगा 30 में 30 कैंसिल हो जाएगा, 0। हीरो बन जाओगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। अगला सवाल तो बस कैंसिल ही करो और क्या है, 4/5 हो जाएगा। सर 4/5 भी क्यों, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/8 और -3/8 मतलब -2/8 हो जाएगा। -2/8 का मतलब -1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे 8 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 और 13 कितना हो गया, 25 में से 10 माइनस करो, 25 में से 10 माइनस ही होगा, 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंखों ही आंखों में करने वाले सवाल थे। ये सवाल को देखो, बट इसमें ध्यान रखना बेटा बोडमास रूल, बोडमास रूल को भूलना मत, ठीक है। यहाँ पर क्या करना था हम लोगों को, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं सर। 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, बट इधर 4 डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। 24 को 4 से कैंसिल किया, 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नंबर सीरीज का है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो मिसिंग है, फटाफट बताओ मिसिंग नंबर क्या बनेगा। यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा। अब बोलेंगे सर देखिए ऐसा है कि हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, हमारी आदत है, ठीक है। तो 45 का डिफरेंस आ रहा है, जी हाँ सर 45 कम कर दिया। उसके बाद आप बोलोगे सर 35 कम किया, तो यहाँ पर आपको बोलेंगे कि सर 25 कम कर देते हैं। अच्छा 25 कम किया तो 20 हो जाएगा, और फिर 15 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब मिसिंग नंबर क्या बन गया 20। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस निकाला आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इस सवाल का आंसर क्या बनने वाला है ये आप सभी को बताना है। अगेन सर डिफरेंस से काम हो जाएगा, सीरीज हौले हौले आगे बढ़ रही है। तो डिफरेंस निकालते 7 में से 7 गया, 6 में से 5 गया 210। यहाँ डिफरेंस निकाला 17 में से 9 माइनस किया, फिर 24 में से 16 गया 88 कैसे हो जाएगा, सॉरी 17 में से 9 माइनस किया तो 8 हो जाएगा। और बचा कितना, 24 में से 16 गया, तो 24 में से अगर 16 जाएगा तब भी तो 8 ही बचेगा। क्या बात करो, ये डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं हो गया है। अच्छा सर ये 110 होगा, आपने पाप कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर देखें तो 6, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। भाई क्या चल रहा है बताओ, यहाँ पर क्या चलेगा। आप बोलेंगे सर ये 22 तिया है, ये 22 चौका है, और ये 22 पंजा है। इसका मतलब यहाँ पर 22 एका होगा, 22 एकम 22, और 22 को आपको 8 करना था, 59 आपका सही आंसर बन जाता है। 22 के टेबल का डिफरेंस था बेटा, है ना। एक थर्ड शिफ्ट में जो सवाल था वो 23 का टेबल था, 23 का 46, 46 के बाद 69, इस तरीके का डिफरेंस था, ठीक। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, 3 से बन गया 83, 152, 208, 249 एंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। याद है आप लोगों को एक नंबर सीरीज का शॉर्ट बनाया था हम लोगों ने, उस शॉर्ट में मैंने 5 पैटर्न आपको बताए थे नंबर सीरीज के, वो 5 पैटर्न जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप चाहे तो शॉर्ट जाकर देख लीजिए, वैसे ही 5 सवाल एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। जिनका एग्जाम हो गया वो भी देखकर बता सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहा शॉर्ट, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है।
सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा। यूट्यूब ये रहा सर, हमने ओपन किया। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग वाला चैनल ओपन किया हम लोगों ने। ठीक है, बैंकिंग वाला चैनल ओपन किया और यहाँ पर आप जाकर देखोगे ना शॉर्ट सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट मिल जाएगा। ये तो हम लोगों ने ये रहा। ठीक है, नंबर सीरीज के ये सवाल दिलाएंगे आपको सिलेक्शन। इसमें मैंने आप लोगों को ना 5 पैटर्न बताए थे और वो 5 पैटर्न पर ही सारे नंबर सीरीज के हर एक शिफ्ट में पेपर में सवाल देखने को मिले। जिनका पेपर हो चुका है वो भी एक बार इस शॉर्ट को देख लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वही पैटर्न थे या नहीं थे। देखो वैल्यूज तो चेंज हो गए, एग्जैक्ट नंबर सीरीज नहीं बता सकते, बट पैटर्न क्या हो सकते हैं वो आपको बताए थे मैंने। और क्या है ना, ये सारी चीजें पता चलती पिछले 5 साल के पेपर से। हर साल मैं एग्जाम देने जाता हूँ, पेपर का पैटर्न देखता हूँ, पेपर के पैटर्न में जो नंबर सीरीज का पैटर्न होता है, आरआरबी क्लर्क स्पेशली, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, इसमें फिर भी पैटर्न में बदलाव होता है, बट आरआरबी क्लर्क में कोई बदलाव इतना देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ मैंने एक और शॉर्ट बनाया था सिंप्लीफिकेशन वाला, ये रहा। इसमें मैंने वो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई थी जो आप लोगों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये आप लोग शॉर्ट सेक्शन में जाकर बैंकिंग वाला चैनल पर देख सकते हैं। साथ में एक वीडियो जो बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं उनको किन चीजों का ध्यान रखना है ये भी मैंने बनाया था, कि क्या लेकर जाना है क्या लेकर नहीं जाना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। आप ये देख सकते हैं जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है और फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए वापस से आ जाते हैं। सर इस सवाल की अगर बात की जाए तो ये सवाल जो है बेटा वो डबल डिफरेंस से बन रहा है। डबल डिफरेंस से कैसे बनेगा सर, यहाँ पर कम किया 80 हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया और 5 हो जाएगा, 9 में से 8 गया और 4 हो जाएगा। सिंगल डिफरेंस से कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो डबल डिफरेंस निकालते। कितने का डिफरेंस, 11 कम हो गया, फिर यहाँ 13 कम हो गया, 13 13 13 सुरूर, फिर यहाँ पर 15 कम हो गया। सर 15 कम हो गया तो ये तो क्लियर है प्राइम नंबर नहीं है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 5 और 1 6, 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना कम करना है, 11 13 15 17 कम करना है। अब 17 अगर कम करेंगे, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। अब सर यहाँ पर तो एडिशन करना है, डबल डिफरेंस में माइनस हो रहा है, यहाँ तो ऐड करना है। 9 और 4 13 का 3 24 25 26 और 27, 273 आपका इस सवाल का सही उत्तर आ गया था, ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लप्पू सा सवाल आया था, इस लप्पू से सवाल का या फिर बोल सकते हैं पप्पू से सवाल का आंसर क्या होगा। सेम पैटर्न है ना, सेम पैटर्न। आप अगर वो शॉर्ट देखेंगे तो वहां बताया है, सबसे पहला पैटर्न यही है। अगर सीरीज थोड़ा सा डिक्लाइन होकर इंक्लाइन होता है, मतलब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन चलता है, जैसे यहाँ पर डिक्लाइन होकर इंक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब सर डेसिमल नंबर 0.5 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 0.5 का डबल 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 मतलब 8 का मल्टीप्लाई, 128। ऑप्शन डी इस सवाल का एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 41 60 83 112 क्वेश्चन मार्क 180। मतलब सर सवाल देखकर समझ में आ जाता है एडिशन करने का है रे। एडिशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कितने का एडिशन है, 19 का, उसके बाद का एडिशन 23 का, उसके बाद का एडिशन 9, 10 में से 2 गया 29 का। प्राइम नंबर, जी हाँ सर, अगला प्राइम नंबर 31, मतलब 3 11 और 3 14, 143। एक गोल्डन नंबर आप लोगों के सामने आ गया 143। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा डीआई की अगर बात की जाए तो डीआई का मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ कैसा पैटर्न था। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, है ना। पाई चार्ट मैंने बताया था, पाई चार्ट के चांसेस कम है क्योंकि वो क्लर्क में पूछता ही नहीं है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। बट पाई चार्ट जो होते हैं वो पीओ में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्लरिकल लेवल में देखने को नहीं मिलते, जो कि अभी नहीं देखने को मिले, बट फिर भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पाई चार्ट में भी सिंगुलर पाई चार्ट जो होता है परसेंटेज और डिग्री बेस बहुत ईजी होता है, तो अपकमिंग शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। बट अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं उसमें बार ग्राफ टेबुलर आपको देखने को मिला है। और ये लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ में अगर दे रखा है लाइन दे या बार दे एक ही बात है। अब यही ग्राफ को मैं इस तरीके से बना दूं तो ये बार ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना दिया बार हो गया, ऐसे कर दिया लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको विजिबल नहीं होंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। नंबर ऑफ सॉपर इन 5 डिफरेंट मॉल, जीआईपी, पैसिफिक, एपेक्स, डीएलएक्स, ईडीएम, ये आपको दे रखा है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 720 यहाँ पर दे रखा है, 360 यहाँ पर दे रखा है, 540, 480 और 600 ये दे रखा है। ये काम आप लोगों के लिए रहेगा। बनाओ कोई सवाल खुद से कि बताइए दे, चलो बता देते यार। जीआईपी, पैसिफिक, एपेक्स, डीएलएफ, एडीएम, ये डाटा दे रखा है। ठीक, सीरीज 1 दे रखी है। ठीक है सर, आइए सवाल बनाते हैं अब इसका।
द गिवन लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ शॉपर इन 5 डिफरेंट मॉल, अलग अलग मॉल है जिसमें कितने शॉपर्स है ये आपको दे रखा है। द नंबर ऑफ वुमेन इन फिरोज मॉल, फिरोज मॉल किधर है भैया, फिरोज मॉल कहाँ है, अरे ठीक है ही नहीं इसमें। इज द एवरेज नंबर ऑफ शॉप इन GIP एपेक्स एंड EDM, GIP एपेक्स और EDM, इसका एवरेज निकालेंगे, वही आपका फिरोज मॉल का टोटल नंबर ऑफ शॉप हो जाएंगे। If the total number of shopper in Firoz Mall is 1040, then find the number of male shopper in Firoz Mall। क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो वुमेन का वैल्यू निकालना है फिरोज मॉल में, कैसे निकालेंगे सर, इन तीनों का एडिशन कर लेते, 720, 540 और 660, इसको आपने ऐड किया, 7 5 12 और 6 18, 6 4 10 2 12 का 2 क्रिया है 1, 7 और 5 12 6 18 और 1 19, एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 3 कर दिया, 3 6 18, 640, 640 तो वुमेन हो गई है। टोटल कितनी है 1040, इसमें से बस माइनस कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, 400 आपका आंसर हो गया। इतना आसान सवाल था। अगला सवाल ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने, इफ द नंबर ऑफ शॉपर इन, ये फिरोज मॉल के पीछे ही पड़ गया है सवाल, ठीक है, इज द एवरेज नंबर ऑफ शॉपर इन पैसिफिक एंड DLF, ठीक है। नंबर ऑफ शॉपर जो होंगे, अब इसने बोला एवरेज नंबर ऑफ पैसिफिक एंड DLF, पैसिफिक एंड DLF ये रहा 480 360, 360 प्लस 480 ले लिया, इसका एवरेज निकालोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, कैंसिल किया 420 हो जाएगा, कितना हो गया 420 हो गया। तो नंबर ऑफ शॉप इन फिरोज मॉल कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। आउट ऑफ 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शॉपर इन फिरोज मॉल इस मेन, नंबर ऑफ वुमेन निकालना। ऑब्वियसली अगर 40% मेन होंगे तो 60% फीमेल होगी और 60% का वैल्यू निकालना था। 6 दूना 12 25, 252 आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन शॉपर इन EDM एंड GIF इज द रेशियो ऑफ 9:11 5:4। मेन और वुमेन का रेशियो दे रखा है और EDM और GIP में मेल कितने होंगे या मेन कितने होंगे। पहले तो सर हम बात करते हैं EDM की, EDM कहाँ 660, और इसमें अगर आप नंबर ऑफ मेन देखेंगे तो नंबर ऑफ मेन पहले है क्या, मेन और वुमेन का रेशियो दे रखा है तो मेन हो जाएंगे 9/20 प्लस GIP मतलब 720, और इसमें भी मेन निकालना है तो 5/9 हो जाएगा। ये तो अच्छा है सर, 9×8 = 72, 400 तो इधर हो जाएगा, इधर थोड़ा मेहनत करना है अपने को। 33 होगा, 9 तिया 27, 7 और 2 9, तो 400 500 600 697, ऑप्शन नंबर सी। अब ट्रिक पता होगी आपको तो कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 33 में 9 का मल्टीप्लाई कैसे किया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 27 दोनों को ऐड किया, बीच में रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने सेशन के बीच में कई बार ट्रिक्स को देखा है, प्रैक्टिस किया है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, द नंबर ऑफ शॉपर इन एपेक्स टू फिरोज इज 9:11। एपेक्स और फिरोज का रेशियो दे रखा है 9:11, मतलब 9 का वैल्यू अगर 540 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो जाएगा और 11 यूनिट का वैल्यू 660 हो जाएगा। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शॉपर इन EDM एंड फिरोज। EDM का है भाई साहब, EDM ये रहा, तो इनका डिफरेंस तो 0 आ गया है। EDM में भी कितने हैं 660 है, और 660 में से 660 बस माइनस करो, आपका आंसर 0 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ मेन टू वुमेन शॉपर इन ईच मॉल इज 3:2। हर एक मॉल में मेन और वुमेन का रेशियो दे रखा है। अब देखो यहाँ पर है ना, सभी में आपको मेन का वैल्यू निकालना है, तो मेरे हिसाब से अगर ये सवाल को आप स्किप भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बनाना आसान है, ऐसा नहीं बना सकते। जैसे देखो यहाँ पर आप मेन निकालोगे तो 720 है, उसका कितना निकालना है 3/2 निकालना है, फिर आपको 360 का 3/2 निकालना है, फिर उसके बाद 540 का 3/5 सॉरी 3/5 3/5 3/5 निकालेंगे। आप जब 3/5 निकालेंगे तो आपका मेन का वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको इजी तरीके से करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में तरीका है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे सर, आप सारे वैल्यूज को ऐड करो, बट वही बात है ना, सारे वैल्यूज को भी ऐड करने में टाइम लगता है। 720 हो गया, 360 हो गया, 540 हो गया, 480 हो गया और 660 हो गया। इसको ऐड कर लो 0, 6 2 8 4 12 8 20 और 6 26 का 6 एरिया है 2, और 2 ऐड हो गया, 7 3 10 2 12 5 17 4 21 21 और 6 27, ये हो गया। अब 27 तो 60 टोटल हो गए। जी हाँ सर, इसमें मेन कितने होंगे 3 आउट ऑफ कितना 5, 5 से कैंसिल करोगे 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 25 हो जाएगा 2 और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15 का 5 और ये 6, 1656 आंसर आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से अगर ये सवाल को आप छोड़ भी देते हैं नुकसान नहीं है, फायदा ही है,
क्योंकि क्या होगा, इन सवालों को अगर बनाने लगोगे, इतना कैलकुलेशन करोगे, दिक्कत कुछ भी नहीं बेटा, अगर कैलकुलेशन में बट कुछ गलती कर दिया आपने, फंस जाओगे। और अगर फंस गए ना तो निकलना मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कोई सवाल है जो हमको परेशान करता है, हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, इसको तो आज बना के रहेंगे। और इसको बनाने के चक्कर में आगे जो इजी सवाल आपका वेट कर रहे हो उसमें आप थोड़ा सा कम टाइम दे पाएंगे। तो बेटर है मार्कस रिव्यू कर दो कि भाई बाद में टाइम मिलेगा तब इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल डुएबल है, ऐसा नहीं डुएबल है, और जल्दी कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर बना भी सकते हो। बट फिर भी सर आगे हो सकता है ना, सवाल आपका जो वेट कर रहे हो वो आराम से 20 सेकंड के अंदर बनेंगे। कि सर 20 मिनट में 40 सवाल करने हैं तो 30 सेकंड वाले सवाल दिए होंगे एग्जामिनर ने, ये तो 1 मिनट में बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क एस रिव्यू कर सकते हैं। बेटा इसके साथ जो भी बच्चे अपना मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो पीडब्ल्यू ऐप पर विस्तार बैच में एनरोल कर लेंगे। विस्तार क्वांट सबसे पावरफुल बैच क्यों है ये इसके बारे में बता देते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस, लाइव लेक्चर, 200 से ज्यादा क्वांट के आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपको 40 से ज्यादा डीआई के सेशन मिलने वाले हैं और 30 एक्स्ट्रा मेंस लेवल की क्लासेस आपको इस बैच में मिल जाती है। तो जो भी बच्चे क्वांट को जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ना चाहते हैं इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास बैंक महापे के आपके लिए फ्री है, महाविश्वास पे के आपके लिए बैच फ्री है। बट अगर आपने कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, केवल ये बैच परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल, ओनली एंड ओनली 499 रुपीज रखा गया है। आप इस बैच में एनरोल करके अपने मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बेटा ये सवाल तो आपको करना रहेगा, ठीक है। अब आप बैंक एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो और ये सवाल आप खुद से नहीं बना पा रहे हो ना, फिर तो बेटा तकलीफ है। ये डाटा अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अकाउंट का डाटा दे रखा है 864, 624, 936, 630, 528 एंड 600। 547658 और 43 एंड 56 और 32। अब देखो इसके पहले वाला जो डीआई था वो एकदम लप्पू सा था, इजी था। तो एक डीआई थोड़ा सा कैलकुलेटिव, मतलब ये डीआई में थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 5 सवाल है जो आप लोगों को बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और कंप्लीट करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे इनके आंसर्स क्या होंगे, है ना। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा और देखूंगा कितने बच्चे एकदम परफेक्ट और करेक्ट आंसर दिए हैं। तो ये था बेटा आज के शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस। इसी टाइप के सवाल हर एक शिफ्ट में देखने को मिले। पेपर के पैटर्न में केवल चेंज इतना आ रहा है, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ रहा है। एक और बात, कैसलेट किसी भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है। बट यार लास्ट ईयर के पेपर की बात की जाए ना तो पहले दिन कैसलेट नहीं था, बट जब आगे अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वहां पर उन्होंने कैसलेट के 1-2 सवाल छोटे छोटे से एकदम इजी सवाल दे दिए थे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। पेपर में कुछ भी बदलाव होता है उसके लिए भी रेडी रहना। हालांकि आरआरबी क्लर्क में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, बट यार अपना माइंड जो है ना उसको आप लोग पहले से कंट्रोल करके रखना, ताकि कुछ भी नया आए तो आप लोग ऐसे हिल ना जाए, ठीक है। इसके साथ जो भी बच्चे बैंक महापेक, जिससे मैं बात कर रहा था ना महापेक के बारे में, अगर आपके पास महापेक का एक्सेस नहीं है आप ले सकते हैं। 1 ईयर का महापेक का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 2799 रुपीज़ में, और 2 ईयर का आपको मिल जाता है 3999 रुपीज़ में। तो ये ले सकते हैं। इसके अंदर ये सारे बैचेस का आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। ये केवल मैं बता रहा हूँ किसका, सर अभी जो लेटेस्ट बैच है। ऐसे आपको 18+ न्यू बैचेस, 18+ भी नहीं, कितने बैचेस हो जाएंगे, 100+ बैचेस आपको मिलते हैं लाइव और रिकॉर्डेड। 18+ तो एग्जामिनेशन कवर कर रहा है, इतने बैचेस आपको बैंक महापेक के अंदर मिल जाते हैं। तो ये था बेटा कंप्लीट मेमोरी बेस्ड पेपर फॉर क्वांट, है ना। इजी पेपर आ रहा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होने वाला है 17 और 18 को, अगर आप लोगों ने किसी चैप्टर को स्किप कर दिया, लाइक मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। बोलते ना एग्जाम के पास कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, बट मेरे हिसाब से इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक सवाल आ रहे हैं। अगर आपने मेंसुरेशन स्किप कर दिया और मेंसुरेशन से सवाल आया, बहुत तकलीफ होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन देखने को तो नहीं मिला है, तो फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लोगे फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो आप वो सवाल को बनाकर आ जाओगे। कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, है ना। अगर आप बोलेंगे सर लास्ट टिप्स क्या है आपकी, तो मेरी टिप्स यही है बेटा, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, सपोज आपने
सर पाइप एंड सिस्टम नहीं पढ़ा है ना, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मेरे को नहीं लगता कि 1-2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, 2 घंटे का टाइम निकाल लो, अगर वो पढ़ लिया, उसका सवाल आ गया ना बेटा, बना कर आ जाओगे। तो अर्थमेटिक को लाइटली नहीं लेना है। कई बार पहले ऐसा होता था ना, बोलते थे कि अर्थमेटिक अगर आप नहीं भी पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा। आज के टाइम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन लेना पॉसिबल ही नहीं है। डीआई आपको बनाना पड़ेगा, अर्थमेटिक बनाना पड़ेगा, और स्पिट में से नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन एकदम लड्डू आ रहे हैं जो आपको बना कर आना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा जरूर अपना फीडबैक देंगे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं किए, सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, और जो सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया है सारे बच्चे उसका आंसर देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। और जिनका भी आपके अपकमिंग में एग्जामिनेशन होने वाला है बेटा, उनके लिए डेली 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैराथन क्लास चलेगी मैथ्स और रीजनिंग की। क्लास अटेंड जरूर करना, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी बच्चे पेपर देकर आए उन सभी का फीडबैक है सर ये मैराथन सेशन से बहुत फायदा मिला है, आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।